आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,831 करोड़ की जेपी गंगा पथ की सौगात दी है और इसके साथ ही अटल पथ फेज 2 का भी उद्घाटन किया गया। बिहार वासियों को जेपी गंगा पथ की सौगात। पटना में मुंबई जैसा नजारा। अब मरीन ड्राइव का मजा लीजिए पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,831 करोड़ की लागत से बने जेपी गंगा पथ का उद्घाटन किया। ये केवल उद्घाटन या सड़क की सौगात भर नहीं है, ये क्षण है उस सपने के पूरा होने का जिसे बिहार के लोग न जाने कब से देख रहे थे। वो तो बहुत अच्छा है और उधर से लोग आएंगे, किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे, तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। जेपी गंगा पथ को मुंबई की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ वाहन चालकों को मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इसके शुरू हो जाने के बाद गंगा की लहरों और खूबसूरत नजारों के बीच सफर करने का पटना वासियों का सपना पूरा हो जाएगा। दीघा से पीएमसीएच तक बनी सड़क की लंबाई 7.4 किलोमीटर है। इसमें 6.5 किलोमीटर में 13 मीटर ऊंचाई तक रोड का निर्माण बांध बनाकर किया गया है। साथ ही गंगा चैनल के हिस्से में बड़े पुलों का निर्माण करके जेपी गंगा पथ को तैयार किया गया है। और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहां तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया है वो तो बहुत अच्छा है। शुक्रवार को सीएम ने बिहार वासियों को सिर्फ जेपी गंगा पथ की सौगात ही नहीं दी, अटल पथ फेज 2 का भी उद्घाटन किया, जिसका निर्माण तकरीबन 70 करोड़ की लागत से हुआ है। इसके अलावा सीएम ने 23 करोड़ की लागत से बने मीठापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण भी किया। इसके चालू होने का इंतजार पटना के लोग कई सालों से कर रहे थे। आप जानते हैं, और अटल पथ का निर्माण हुआ, उसका नामकरण हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण पर अटल पथ किया। अब वो कितना दिन से ये ऐसा रेल लाइन चल रहा था, उसमें कोई ट्रैवल करते थे, कुछ नहीं था। हमारा बहुत शुरू से इच्छा थी हमारी, और बाद में हम लोग लगे रहे और अंत में जो केंद्र सरकार के मंत्री है वो तैयार हुए और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो शुरुआत कराया है, आप जरा सा देख लीजिए। जेपी गंगा पथ के पहले फेज के शुरू होने और अटल पथ के दूसरे चरण की सड़क के चालू होने से पटना वासियों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, पटना से उत्तर बिहार की ओर आना जाना और भी आसान हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। गंगा पथ का निर्माण 3,831 करोड़ की लागत से हुआ है। फिलहाल दीघा से पीएमसीएच तक गंगा पथ तैयार है। पटना में रहने वाले तमाम लोगों को आज बड़ी सौगात मिली है। अटल पथ फेज 2 के साथ साथ जेपी गंगा पथ का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया। सीएम ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है उद्घाटन करते हुए, क्योंकि 11 अक्टूबर 2013 को जेपी के जन्मदिन के मौके पर इस गंगा पथ की नींव रखी गई थी और आज वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। यानी आज इस गंगा पथ का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के बाद अब पीएमसीएच जाना आसान हो जाएगा, लोगों को सहूलियत होगी और आज से इस सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो फर्राटेदार चल पाएंगी। लोगों को काफी दिनों से इंतजार था कि आखिर कब उद्घाटन होगा। हजारों की संख्या में लोग आज यहां मरीन ड्राइव देखने आए हैं, क्योंकि मुंबई की तर्ज के अनुसार पटना में गंगा पर ये मरीन ड्राइव बनाया गया है और लोग काफी इंतजार में थे कि आखिर वो दिन कब आएगा। लोग काफी खुश हैं, यहाँ पे लोग आए हैं और उनकी खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उद्घाटन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इंतजार था बहुत दिनों से आपको? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश कुमार। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे इस गंगा पथ का? लगभग 2013 से। 13 से, जब से न्यू रखी थी तब से था? जी। सोचे थे आप कैसा बनेगा? बिल्कुल सोचे थे। आज वो दिन आ गया। क्या नाम हुआ आपका? दामोदर कुमार। सफर किए मरीन ड्राइव का? नहीं, अभी किए नहीं। बहुत उम्मीद से अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत
खूबसूरत लग रहा है नजारा ये। अभी शुरुआत हो गई, उद्घाटन हो गया, आप करेंगे? जी अभी तुरंत करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार गुप्ता, छपरा से आए हुए इसे देखने के लिए। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ पटना से नहीं आए, छपरा से आए हैं और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से। आज इस उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय पथ निर्माण मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी को। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि पूरा एक संकल्पना, पूरा एक गंगा के तट पर मेरिन ड्राइव की तरह यहाँ सबसे बड़ी सड़क देश में शायद गंगा जी के तट पर इतनी बड़ी सड़क बनने का काम हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। अपील भी की जा रही है लोगों से कि नियंत्रण में रहकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि सड़क इतनी शानदार है। लगातार अपील की जा रही है कि इस शानदार सड़क को शानदार रहने दे, इसे एक्सीडेंट करके खराब ना करें। लोग आ रहे हैं, लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। एक सपना पूरा हुआ है जो यहाँ का स्थानीय विधायक था उनका, यहाँ के लोगों का, और लोगों में खुशी साफ तौर पर देखी भी जा रही है। इस उद्घाटन से आम लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, खासकर उत्तर बिहार से जो लोग आएंगे उन्हें जान से निजात मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में एम्बुलेंस के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए और इसे लेकर सरकार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने में जुटी है। फिर से अलग अलग जिलों को 1000 नई एम्बुलेंस की सौगात दी जा रही है। अब एम्बुलेंस के अभाव में नहीं जाएगी जान। मिलने जा रही है 1000 एम्बुलेंस की सौगात। कंधे पर मरीज, बाइक पर मरीज और चचरी के स्ट्रेचर पर मरीज की तस्वीरें अब इतिहास बन जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि राज्य सरकार जिलों को 1000 एम्बुलेंस की सौगात देने जा रही है। लेकिन बता दें आपको कि सभी एम्बुलेंस जो है अलग अलग अस्पतालों में, जो पीएससी है, सदर हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है, उसको मुहैया कराई जाएगी। यानी जो मरीज हैं उनकी अब एम्बुलेंस के अभाव में जान नहीं जाए। अगर रेफरल अस्पताल जाना हो या फिर मेडिकल कॉलेज जाना हो तो उनको अब सीधे एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 350 एम्बुलेंस की खरीदारी कर ली गई है, जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। सभी एम्बुलेंस फिलहाल वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में खड़ी हैं। देख सकते हैं जहां 200 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है फिलहाल, वहीं 150 जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी यहां पर लगी हुई है। तो एडवांस जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, इसकी खासियत है कि ये मिनी आईसीयू है, यानी इसमें मॉनिटर से लेकर वेंटिलेटर और डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ इसमें तैनात रहेंगे। एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों की मौत की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। इस पहल के बाद शायद एम्बुलेंस के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी और न ही किसी लाचार को अपने बीमार घर वाले को कंधे पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के तेवर बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिन हंगामेदार हो सकते हैं। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारा। बिहार विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। AIA-IM और लेफ्ट के नेताओं ने अग्निपथ योजना सहित कई मुद्दों पर अपना विरोध जताया। विधानसभा के गेट पर हुई नारेबाजी को छोड़ दें तो सत्र का पहला दिन शांतिपूर्ण और मिलने मिलाने वाला ही रहा। इसी क्रम में विधानसभा के गेट पर जेडीयू विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूल देकर स्वागत किया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में भी मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट किया।
तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की। स्पीकर ने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन अहम है। छोटा सदन है लेकिन महत्वपूर्ण सदन है, ऐतिहासिक सदन होगा और पूर्व की भांति माननीय विधायकों का संवेदनशीलता, सरकार की सजगता के साथ सदन अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। शोक प्रस्ताव के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि 27 और 28 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। 29 जून को प्रथम अनुपूरक व्यय पर वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक लाए जाएंगे। साथ ही 30 जून को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प भी लिए जाएंगे। सत्र के पहले दिन आरजेडी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। नहीं, हम लोग आरजेडी और महागठबंधन के लोग चाहेंगे कि सदन में ये प्रस्ताव हो और हर दल के लोगों से आग्रह हम लोग करेंगे कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके और केंद्र सरकार को भेजा जाए कि वो इस योजना को वापस करे। मानसून सत्र का पहला दिन तो शांतिपूर्ण गुजर गया, लेकिन विपक्ष के तेवर और सत्ता पक्ष की तैयारी बताने के लिए काफी है कि ये शांति शायद सोमवार को न दिखे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच जंग छिड़ी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत हमला भी करने लगे हैं। हालांकि बिहार के दोनों मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का कहना है कि ये उन दोनों का व्यक्तिगत मसला हो सकता है, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है और सरकार अच्छे से चल रही है। इस तरह के बयानबाजियों से बचना एनडीए के सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन एनडीए के सेहत पर कोई एक पैसा भी फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या सर ये बात पर्सनल है कि ठीक है, ये पार्टी के अंदर की बात नहीं है। मन में जो बात है वो पर्सनल बात होती है और पर्सनल बात पर कोई हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं है। उपेंद्र भाई जी को जो मन होता है वो बोलते, संजय भैया को जो मन होता है वो बोलते, इसलिए उसमें कहीं भी कोई नहीं है। उन लोग का व्यक्तिगत है, पार्टी से कुछ नहीं है। दोनों दल साथ में है, सरकार साथ में है, सरकार चलेगी। देश एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी और पूरा एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहा है। भारत एक और इतिहास बनाने जा रहा है और उसी इतिहास को रचने की कवायद है ये तस्वीर। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला आदिवासी उम्मीदवार है, जिनका नामांकन पीएम मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ। पीएम मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने और राजनाथ सिंह अनुमोदक। नामांकन के दौरान पूरा एनडीए एकजुट नजर आया। बड़े नेताओं की मौजूदगी नामांकन को भव्य बना रही थी, लेकिन बिहार के लिहाज से सबसे खास बात थी नामांकन में बैठे नेताओं की पहली पंक्ति। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में कुल 6 लोग बैठे हैं। द्रौपदी मुर्मू के दाहिने पीएम मोदी बैठे हुए हैं और बाएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। पीएम के ठीक बगल में जेपी नड्डा बैठे हुए हैं और जेपी नड्डा के बगल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बैठे हुए हैं। ललन सिंह को पहली पंक्ति में बैठने के लिए खुद पीएम मोदी ने आमंत्रित किया। जेडीयू की ओर से बतौर सांसद ललन सिंह प्रस्तावक भी बने। हालांकि ललन सिंह समेत जेडीयू के 8 सांसद भी प्रस्तावक बने। नामांकन के बाद ललन सिंह बेहद खुश नजर आए और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित का दावा करते हुए जेडीयू को एनडीए का मजबूत साथी बताया। जीत का गणित कहाँ गणित बताता है ना, जीत और हार तो गणित पर तय होता है ना, और गणित बता रहा है कि 54-55% वोट हम लोगों के पास है। तो गणित के बाद फिर कहाँ बचता है कि कोई जीत और हार की कोई बात हो।
तो क्या जेडीयू स्ट्रांगली खड़ी है कैंडिडेट के साथ, एनडीए कैंडिडेट? तो स्ट्रांगली कहीं कमजोरी के साथ खड़ा हो जाता है क्या? खड़ा तो जब भी होते हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, और एनडीए के साथ उम्मीदवार को अगर हम लोगों ने समर्थन दिया तो पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने समर्थन दिया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी के समर्थन के बाद एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी आगे दिख रहा है, जबकि विपक्ष जादुई आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न्यूज़ 18 की खबर चली और सरकार और प्रशासन की नींद खुली। अब सड़क की सूरत बदलने वाली है। हम आपको मधुबनी और उस सड़क को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आपके मन में भी सवाल जरूर पैदा होगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये फैसला आप ही कीजिए। बिहार के मधुबनी से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 227 इन दिनों सुर्खियों में है, जिसकी वजह है हाईवे पर सड़क कम गड्ढों का ज्यादा होना। अंदाजा लगाइए कि सड़क से जो लोग गुजरते होंगे उनका कलेजा कितना मजबूत होगा। लेकिन बासोपट्टी के इस गड्ढे वाली सड़क की सूरत बदलने वाली है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है न्यूज़ 18 की दखल से। न्यूज़ 18 की पहल से अब लोगों की परेशानी दूर होने वाली है, जिसके लिए बीजेपी विधायक ने न्यूज़ 18 का आभार जताया है। मैं आपके न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस खबर को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया। ये खबर ग्लोबल खबर बन गया है और आज सभी लोग चिंतित हैं कि वो कैसे होगा। वो सैकड़ों गड्ढा है सड़क में, चलने योग्य नहीं है। मुख्य सड़क है, नेपाल जाने वाली प्रमुख सड़क है। इसलिए जिलाधिकारी से और कल मैं माननीय मंत्री जी से भी इस पर बात किया और हुआ कि नहीं, इमरजेंसी वर्क तब तक मोटरेबल करने का उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। करीब 10 सालों से सड़क की समस्या झेल रहे बासोपट्टी के लोगों की मुश्किलें अब दूर होने की उम्मीद बंधी है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने जहां बुधवार को ही न्यूज़ 18 से बातचीत में जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने का भरोसा दिया था, वहीं गुरुवार को मधुबनी में हुई दिशा की बैठक में भी NH 227 की बदहाली को जल्द से जल्द दूर करने पर चर्चा हुई। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।